नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि हिमाचल में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ज्यादातर बंदिशें बरकरार रहने के आसार हैं। वैक्सीन की कमी पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया स्पुतनिक वी और कोवैक्सीन खरीदने पर विचार जारी है। अब तक वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया गया है। दोनों वैक्सीन को लेकर कंपनियों से बात की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तो ये कि हिमाचल में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हालांकि ज्यादातर बंदिशें बरकरार रहने के आसार हैं। धीरे धीरे प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इसकी शुरुआत 1 जून से हो जाएगी। वैक्सीन की भी हिमाचल में कमी है। इस पर जब सवाल किया तो मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब आया कि स्पुतनिक और कोवैक्सीन खरीदने पर विचार हो रहा है। हालांकि अब तक वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया गया है। दोनों वैक्सीन को लेकर कंपनियों से बात जरूर हुई है। वैक्सीन की भारी किल्लत से करीब हर राज्य जूझ रहा है। पंजाब में 18+ के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। दूसरी डोज के लिए भी मारामारी है। उधर हिमाचल में भी वैक्सीन की कमी जरूर है। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन खरीदने पर विचार हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह भी कि 1 जून से हिमाचल प्रदेश अनलॉक की तरफ कदम बढ़ाएगा। हालांकि ज्यादातर बंदिशें जो अभी हैं वो आगे कुछ दिनों के लिए बरकरार रहेंगी, लेकिन अनलॉक की शुरुआत 1 जून से हिमाचल में हो जाएगी। दुकानें खोलने की अनुमति अब मिलनी चाहिए, तो हमने उनकी बात को सुना है और सुनने के बाद फिर हमने कहा कि अभी तक 31 तारीख तक हमारा निर्णय जो हुआ वो हुआ है, उसमें आप सहयोग दें, और उनने सहयोग दिया भी है। और उसके पश्चात फिर आगे का हम 1 तारीख के बाद उस पर विचार करेंगे अगर मामलों में कमी आई तो। कि जितनी उपलब्धता हमको वैक्सीन की चाहिए उस तरह से जो थोड़ी हमको कमी महसूस हो रही है। अभी हमको 1,07,000 जो है डोजेज अभी मिली हैं, जो 44 से नीचे 18 से 44 के बीच के लिए। तो हमारी आवश्यकता उससे ज़्यादा है। हमने कहा कि उसके लिए और बढ़ोतरी की जाए, और उम्मीद करता हूँ कि वो जून के महीने में संभावना लग रही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे। मेरा सभी नौजवानों से आग्रह है आप सबके माध्यम से कि सबको वैक्सीन करेंगे, और वैक्सीन की उपलब्धता जैसे ही हमारी सुनिश्चित होगी तो हम इसमें और तेजी करेंगे, गति करेंगे। हमने इस मामले को लेकर के जो कंपनी हमको सप्लाई देती है वैक्सीन की, उसके साथ भी उनके साथ भी टेकअप किया है। और उसके अलावा हमने जो दूसरी 2 कंपनियां हैं, स्पुतनिक और कोवैक्सीन जो है, इन दोनों कंपनियों को भी हमने इस बात के लिए कहा कि अगर वो अगर हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं तो हम उसमें भी विचार कर रहे हैं कि उस पर आगे बढ़कर के काम करें। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे किस तरीके से सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। रणबीर, 1 जून से हिमाचल प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या रियायतें मिलने की उम्मीद है आम लोगों को, और कौन सी वो बंदिशें जो जारी रह सकती हैं, क्या आसार हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है, संकेत भी साफ तौर पर दिए हैं कि सबसे पहले जो है जो व्यापारियों ने जिस तरह से मांग की है, शायद दुकानों को खोला जाएगा, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट को लेकर विचार किया जाएगा कि ट्रांसपोर्ट को खोलना है। ट्रांसपोर्ट जो है उस स्थिति में खुलेगा अगर राज्य सरकार जो सरकारी दफ्तर है उनको जो है खोलने पर पहले फैसला लेगी। ये विचार जो है 31 मई से पहले किया जाएगा। अभी जो प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं, ये अफसरों की तरफ से हवाला दिया जा रहा है कि काम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है दफ्तरों का। तो अभी ये सजेशन है कि 10%, 30% या 50%, या फिर रोटेशन में या 5 डेज वीक पर जो है विचार किया जा रहा है। तो उसी स्थिति में जाहिर सी बात है, अगर दफ्तर को जो है क्षमता से आधा भी खोला जाता है तो जाहिर सी बात है उसको उसमें जो है आने जाने को लेकर जो है ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सरकारी और प्राइवेट जो बसें हैं उन्हें रियायत दी जा सकती है। टैक्सी के लिए जो है उसको जो है फिर से बहाल किया जा सकता है। और दुकानों को लेकर निश्चित तौर पर सरकार के साथ जो है पिछले कल मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक भी की थी। जो हिमाचल प्रदेश का व्यापार मंडल है वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो 2 या 3 घंटे का और समय जो है उन्हें दिया जाए। बाजारों
का जो खुलने का समय है अभी 3 घंटे ही है हिमाचल में, उसे जो है बढ़ाया जाए। इस तरह की बातें चल रही हैं और किस तरह की ये रियायत होगी, लेकिन इतना साफ मुख्यमंत्री ने ये कहा। वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ा सवाल पूछा गया था कि वैक्सीन की कमी है हर जगह पर, हिमाचल में क्या स्थिति है, तो ये तो स्वीकार करते नजर आए मुख्यमंत्री की वैक्सीन की कमी है, लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या लोगों को वैक्सीन मिल रही है? कितने दिन की वैक्सीन अभी बची हुई है? क्योंकि जून तक अगली डोज आने की उम्मीद मुख्यमंत्री जता रहे हैं। जी हाँ, देखिए वैक्सीन के हालात कुछ इस तरह से, जिस तरह के 18 से 44 साल के बीच के लोगों को जो वैक्सीन दी जा रही है सोमवार और वीरवार को, जैसे आज भी तो 218 या 213 से 18 के बीच ऐसे सेंटर है जहां पर टीकाकरण किया जा रहा है। हैरानी ये कि एक केंद्र में जो है 100 से ज्यादा लोगों को टीका नहीं लगाया जा रहा, 20,000 से ज्यादा ये संख्या नहीं है। 45 प्लस जिन लोगों को जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उन्हें जो है फिलहाल जो है टीका उनके लिए थोड़ा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अब विकल्प सरकार के पास ये है कि कोवैक्सीन की तरफ जाया जाए और जो स्पुतनिक है उससे उस विकल्प को सोचा जाए। स्पुतनिक हालांकि महंगी बहुत ज्यादा है, कोवैक्सीन भी जो है महंगी है। आर्थिक बोझ कितना सरकार पर पड़ेगा इस दृष्टि में भी जो है सरकार देख रही है, इस तरफ से भी, और उपलब्धता किस तरह से होगी मुख्यमंत्री ने ये कहा है। अब इस बारे में जो है दोनों कंपनियों से राज्य सरकार ने बात कर ली है। बद्दी में स्पुतनिक का उत्पादन भी शुरू हो गया है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो आने वाले समय में जून महीना ये कहा मुख्यमंत्री ने कि अभी जो 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनके लिए केवल 1,07,000 डोज हिमाचल के पास बचे हुए हैं, जबकि इनकी संख्या जो है 31 लाख से ज्यादा है। और पूरी हिमाचल की जो पॉपुलेशन की बात करें, जो लक्ष्य तय किया गया था 55 लाख के करीब, तो अभी जो है 23 लाख के करीब लोगों को जो है वैक्सीन लगा दी गई है। वो 33-34% के आसपास ही बनता है। तो इस समय में जिस तरह के हालात देश के अन्य राज्यों में है, काफी कम वैक्सीन है। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो अनलॉक की तरफ हिमाचल प्रदेश बढ़ने जा रहा है 1 जून से, लेकिन साथ ही यहां वैक्सीन की कमी पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कमी जरूर है और इसमें कोशिशें की जा रही कि बाहर से जो कंपनियां वैक्सीन बना रही है उनसे वैक्सीन ली जाए। अगली बड़ी खबर, पंजाब में 10 जून तक पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कोविड रिव्यू मीटिंग में यह फैसला लिया गया। सरकार अस्पतालों में ओपीडी सेवा भी बहाल कर रही है। निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। टैक्सी में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। तीसरी लहर के लिए केंद्र से 500 वेंटिलेटर मांगे गए हैं। बच्चों के लिए पिछले 10 दिनों में राज्य में ऑक्सीजन की मांग भी कम हुई है। पंजाब में ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है। 1 जून से 18 प्लस के लिए टीकाकरण प्राथमिकता सूची का विस्तार किया। सूची में दुकानदार और कर्मचारी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर शामिल किए गए। बस कैब ड्राइवर, कंडक्टर, स्थानीय सदस्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। और जानकारी मेरे सहयोगी पंकज कपाही से लेंगे जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं फोनलाइन से। पंकज, 10 जून तक पाबंदियां पंजाब में बढ़ा दी गई है, क्या महत्वपूर्ण फैसले रिव्यू मीटिंग में लिए गए? देखिए, क्योंकि अभी भी मौत के आंकड़े जो हैं वो रोजाना 180 के करीब हो रहे हैं। हालांकि कोविड का ग्राफ पिछले दिनों के मुकाबले जरूर कम हुआ है, लेकिन चिंता अभी भी मुख्यमंत्री जो है वो जाहिर कर रहे हैं और इसीलिए 10 जून तक जो पाबंदियां हैं उसको जारी रखा है। हालांकि एक रियायत ये जरूर दी है कि जो लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर घर में 4 लोग रहते हैं तो वो गाड़ी में 4 लोग क्यों नहीं बैठ सकते, उनका चालान क्यों काट दिया जाता है, क्योंकि 50% गाड़ी में यानी कि 4 पहिया वाहन कार में जो है वो रखा गया था, उसको अब मना कर दिया गया है। प्राइवेट व्हीकल यानी कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप 4 या 5 लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं। इस पर किसी भी तरह से अब पाबंदी जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो अन्य गाइडलाइन थी जिसमें लिमिटेशन थी कि शादी में 10 लोग ही आ सकेंगे, स्पा सेंटर, जिम सेंटर, स्विमिंग पूल सेंटर, वो उसी तरह से बंद रहेंगे। और इसके अलावा जो बसेस हैं, बसेस में 50% लोग ही जो है वो ट्रेवल कर सकेंगे, उसमें किसी भी तरह से रोक नहीं लगाएगी। हालांकि गाड़ी में जरूर जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया, लेकिन बसों में उसी तरह से सफर रहेगा। और इसके अलावा आज सुबह न्यूज 18 की बाद जो नोडल ऑफिसर हैं विकास गर्ग, उनसे हुई थी, उन्होंने कहा था कि पंजाब में वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई है। तो अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 1 जून से वैक्सीन 18 साल से
ज्यादा उम्र के लोगों को लग सकेगी। और इसके लिए क्योंकि जो फ्रंट लाइन पर हैं, चाहे दुकानदार हों, चाहे रेहड़ी वाले हों, या फिर डिलीवरी बॉय हों, या इंडस्ट्री में काम करने वाले हों, या बस ड्राइवर या कंडक्टर हों, क्योंकि ये रोजाना बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। इनका रोजाना 50 से ज्यादा लोगों से उठना बैठना होता है, तो इसलिए इनको पहल के आधार पर जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बात का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि कोविड महामारी के बाद ब्लैक फंगस, और पंजाब में इसकी संख्या 188 हो गई है, तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इसके लिए दवाइयां देखी जाए और इसको रोकने की पूरी कोशिश की जाए। इसके अलावा लगातार ये मांग उठ रही थी कि कोविड मरीजों का तो ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन ओपीडी बंद होने की वजह से जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो अब जो ओपीडी है वो भी सरकारी अस्पतालों में एक बड़ा और राहत भरा फैसला जरूर है पंकज जी कि सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बहाल होगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 10 जून तक के लिए पंजाब में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन कुछ रियायतें, कुछ राहत जरूर दी गई। कोविड रिव्यू मीटिंग के बाद फैसला हुआ है सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बहाल करने का फैसला। काफी बड़ी राहत मरीजों के लिए जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था कोरोना की महामारी की वजह से। निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध था, वो हटा लिया गया है। हालांकि टैक्सी में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध पहले की तरह बरकरार रहेगा। शादी समारोह, किसी अन्य समारोह को लेकर जो पहले बंदिशें थी वो बंदिशें भी यूं ही जारी रहेंगी। और 18+ के वैक्सीनेशन के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। इसको लेकर कहा कि 1 जून से सुचारू रूप से एक बार फिर से टीका लग पाएगा। अगली बड़ी खबर चीन से, जहां पुलिस की दादागिरी सामने आई है। दुकानदारों के साथ पुलिस कर्मचारियों ने पिटाई की है, व्यापारियों को थप्पड़ जड़े, साथ ही डंडे से भी पिटाई की गई। लॉकडाउन पालन के नाम पर यह दबंगई दिखाई गई है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई पर दुकानदारों ने नाराजगी जताई, साथ ही व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को शिकायत भी भेजी है। हालांकि खाकी की तरफ से कहा गया कि वो नियमों का पालन करवा रहे थे, लेकिन जो तरीका खाकी की तरफ से अपनाया गया उस पर सवाल उठ रहे हैं। बाकायदा दुकानदारों में रोष है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भी भेजा है। मामला यह है कि दुकानदारों को टाइम दिया गया है प्रशासन की तरफ से सवेरे 7 से 12 बजे तक का। जो परचूने के दुकानदार हैं और दुकानदार सवेरे 4:30 पौने 5 बजे दुकान खोल लेते हैं। और इस बार जो आदेश हुए हैं ऊपर से ये हुए हैं कि भाई कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शन को सख्ती से पालना कराई जाए, तो उसके लिए सख्त होना पड़ता है पुलिस को। और कोई पुलिस ने अमानवीय कृत्य नहीं किया, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करी। ठीक है भाई, जो शटर खुले पड़े वो बंद कराएंगे, ठीक है। जो उसके बाद जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं उनको तितर-बितर करेंगे वहाँ से, जिससे कि कोरोना महामारी का संक्रमण ना फैले। सर उसमें से पीछर में से पुलिस वाले उतरते हैं और जो दुकानदार हैं उनको साथ हल्की फुल्की मारपीट से होती है। वीडियो में सामने आ रहा है। वीडियो में कोई सामने आपको ऐसा कोई मारपीट नहीं है। अब भाई बताओ, हल्की सी सख्ती से तो जब भी डर रहेगा पुलिस का। उधर करनाल में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। जिले में ब्लैक फंगस के अब तक 30 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 51 ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज भी हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ब्लैक फंगस से 6 लोगों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस के मामले पूरे हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे हैं। उससे जुड़ी दवाइयां और इंजेक्शन की कमी भी नजर आ रही है। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज हो रहा है। यहां स्पेशल वार्ड बनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देखिए, टोटल जो कंफर्म्ड केसेस है अराउंड 30 केसेस अभी कंफर्म्ड केसेस करनाल में हैं, और लगभग 51 केसेस हैं जो कि अभी जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सभी केसेस मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, उनके उपचाराधीन हैं। खबर हिमाचल के कांगड़ा से, जहां हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। टांडा मेडिकल कॉलेज का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां मरीज के परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। 2 कोरोना मरीजों की मौत पर यह हंगामा हुआ था। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप है, और आरोप यह भी कि सच्चाई को छुपाया जा रहा था। इस पूरे मामले में तीमारदारों की तरफ से जो पीड़ित मरीज थे उनके परिजनों की तरफ से इसमें हंगामा किया गया है, और गंभीर आरोप अस्पताल के डॉक्टर्स पर, टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर परिजनों का आरोप है कि कोरोना मरीजों की मौत हुई लापरवाही की वजह से। और जब इस मामले में उनसे पूछा गया तो सच्चाई छुपाने की कोशिश भी की गई।
डॉक्टर ने मार दिया पापा हमारा। हमको बोलते कि आपके पापा को पाइप लगानी पड़ेगी। मैं सच बताऊं पापा को हुआ क्या है? बोला आपका पापा ने तो पाइप किसको लगा रहे हो आप? कहाँ पेशेंट है की बात भैया भाई जी थोड़ा सेम कंडीशन इनके साथ हुई। सर हमारे साथ सुबह बात हुई डॉक्टर से कि 20-22 के बीच में ऑक्सीजन चल रही है, ठीक है। तो जो हमारे साथ बंदे थे और भी उनके मरीज भी था, उनकी भी सेम कंडीशन थी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हम अपने मरीज को देखना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, तो हमें अपना मरीज दिखाओ। सर वीडियो कॉल की बात की तो डॉक्टर बाहर आके क्या बोलता है कि इनका बंदा डेड हो गया। फिर हमने आवाज उठाई कि हमारा बंदा तो सही है अभी, तो हम हमारी वीडियो कॉल पे बात करवा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी भी बात नहीं होगी, उसके मतलब गले में नाली डाल रहे हैं। तो सर हमारे साइन के बिना परमिशन के कैसे इन्होंने नाली डाल दी। पिछले 6 महीने से लगातार चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब रोहतक की महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रोहतक के IMT चौक पर इन महिलाओं ने एक स्थायी धरना शुरू कर दिया है और इसे पिंक धरने का नाम दिया है। इनका कहना है कि जो महिलाएं किसान आंदोलन के समर्थन में ज्यादा दूर नहीं जा सकती, उनके लिए ये मंच बनाया गया है और फिलहाल शुरुआत रोहतक से हुई है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरीके से धरने लगाए जाएंगे। कामकाजी महिलाएं इन धरनों का संचालन करेंगी। पूरी बागडोर इन्हीं के हाथों में होगी। देखिए, इसको पिंक धरना नाम दिया है और ये पहला महिला संचालित मोर्चा है। हमने पिछले 6 महीने में देखा कि महिलाएं जो है वो जो पुरुषों के जितने भी धरने चल रहे हैं या गांव में या टोल प्लाजा पे चल रहे हैं, वहाँ पे शहर की महिलाएं बहुत कम जाती हैं, असहज महसूस करती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी छुटपुट हुई हैं कि किसी ने किसान आंदोलन के नाम पे वहाँ भाग ले रही महिला के साथ छेड़छाड़ कर दिया ऐसे। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र और जो शहर का तबका है वो भी आंदोलन में अपनी हाजिरी लगाना चाहता है, लेकिन वो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं। कामकाजी महिलाएं हैं, उनको सुबह शाम घर पे होना होता है, घर का काम भी है, बच्चे भी हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये धरना शुरू किया है, जो पूर्णतः महिला संचालित धरना है। हालांकि इसमें पुरुष भी आएंगे, लेकिन संचालन जो है वो मुख्यतः महिलाओं के हाथ में रहेगा। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुशील कुमार को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सुशील का नाम अपराध की दुनिया के लोगों से जुड़ने लगा है और उनकी मां को अब इन्हीं बातों पर ऐतराज है। एक तरफ सुशील कुमार तो दूसरी तरफ इस वीडियो में चल रहा गैंगस्टर काला जठेड़ी मौजूद है। वीडियो साल 2019 का बताया जा रहा है, जब जठेड़ी पैरोल पर जेल से बाहर आया था ताकि अपने भाई की शादी में शामिल हो सके और इसी शादी में शामिल हुआ था सुशील कुमार। अब अपराध की दुनिया से नाम जुड़ा है तो नए खुलासे और इस तरह की तस्वीरें तो सामने आएंगी ही, मगर सुशील कुमार की मां को इन्हीं सब बातों से ऐतराज है। इसीलिए उन्होंने अदालत का रुख किया और मांग की है कि बेटे को लेकर दिखाई जा रही बातें बंद करवा दी जाएं। अपनी याचिका में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की कि मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कुछ कायदे बनाए जाएं। खबरें उतनी ही सामने आती हैं जितनी पुलिस के जरिए या पुलिस के सूत्रों के जरिए मीडिया तक पहुंचती है। अगर सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया तो साथ में सूत्र ये भी बताते हैं कि सुशील कुमार ने गैंगस्टरों से नाता होने से साफ इनकार किया है। सुशील कुमार पुलिस को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बेगुनाह है और बस कुछ ही लम्हों के लिए गुमराह हो गया था। सुशील देश का हीरो था और उसे औरों को गुमराह होने से बचाना था, मगर बदकिस्मती तो देखिए कि आज यही हीरो खुद सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।